कराची को तकरीबन 23 इदारों के तहत चलाया जा रहा है। दुनिया के 10 बड़े शहरों में से एक शहर है, उसको आप यूनिटी ऑफ कमांड से महरूम रख रहे हैं। आप गुलशन में दाखिल हो तो तासुर ये बनता है कि जैसे आप किसी जंग ज़दा या आफत ज़दा इलाके में आ गए और सीवरेज की लाइनें अपनी मियाद पूरी कर चुकी हैं, जिनको तब्दीली नहीं किया गया और ऊपर आरसीसी का पूरा बेड बिछा दिया गया। कंक्रीट के बेड को काट कर फिर दोबारा कभी डालेंगे। अगर किसी को ख्याल आता है वो अपना प्रोजेक्ट शुरू कर देता है। 4 साल से ज्यादा रेड लाइन हो गए, आज तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कहीं आपको वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की कोई गाड़ी नजर आई? सीवरेज का पानी किसका है? वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन का है। वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन उसकी ओनरशिप इसलिए नहीं ले रहा कि नाला तो हमारा नहीं है, कि कोई एक अथॉरिटी है ही नहीं जो ये कह सके कि पिन पॉइंटली कि हाँ ये मेरा काम है। क्योंकि जो जितनी बड़ी पोजीशन पे होता है ना, जिम्मेदारी भी उसकी ज्यादा बनती है। कराची की ऐनक लगाएं और कराची को एक मेयर कराची की ऐनक से देखें, ना कि पीपल्स पार्टी की ऐनक से देखें। आज पीपल्स पार्टी कहती है कि हम एनएफसी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, 18वीं तरमीम किसी का बाप खत्म नहीं कर सकता। बहुत अच्छी बात है। कराची की तारीख है कि कराची में रात को कोई भूखा नहीं सोता, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी नहीं सोता। जहाँ लोग चांद पे जा रहे हैं, हमारे शहर के अंदर लोग गटर में गिरकर जान से जा रहे हैं। वाटर टैंकर को पानी कहाँ से मिलता है? नल में क्यों नहीं पानी आ पाता? हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही का सबसे बड़ा सबब ये कराची वाटर सीवरेज कॉर्पोरेशन है। इंशाल्लाह गुलशन इकबाल टाउन को गड़ा फ्री टाउन जरूर बना देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, शहर कराची में आए दिन जो है वो मसाइल पैदा होते रहते हैं और ये शहर जो है इसके अंदर बहुत सारे मसाइल हम जो है वो आए दिन देखते हैं। अभी पिछले दिनों भी एक वाक़या इस शहर के अंदर हुआ है। उसके अलावा इस शहर के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है कि यहाँ पे कोई एक एडमिनिस्ट्रेशन या एक अथॉरिटी नहीं है जो इस शहर को रन करे। आज की पॉडकास्ट के अंदर गुलशन टाउन के चेयरमैन जनाब डॉक्टर फवाद अहमद साहब को अपने इस पॉडकास्ट में मदऊ किया है। उनसे बात करेंगे कि ये केएमसी के मसाइल और टीएमसी के मसाइल आखिर हैं क्या और कराची के मसाइल का आखिर हल है क्या। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो केएमसी, टीएमसी और ये आपके कैंस, इस इतनी सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो एक शहर में काम कर रही है, तो इससे कितने मसाइल पैदा होते हैं और आप क्या समझते हैं कि इन सारी एडमिनिस्ट्रेशन एक शहर के अंदर जब काम करेंगी तो क्या इससे मसाइल हल होंगे या मसाइल मजीद पैदा होंगे? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि आपके तवस्सुस से आपके सुनने वालों तक सूरत हाल की वजाहत भी हो सके और उन्हें आगाही भी हासिल हो सके। देखिए, जिस तरह आपने अपनी बात में ख़ुद इस बात का इजहार किया है कि कराची का हकीकतन जो सबसे बड़ा मसला है वो है ये कि कराची को तकरीबन 23 इदारों के तहत चलाया जा रहा है। 23 इदारे, जिसमें कैंटोनमेंट्स भी हैं, जिसमें टीएमसीज भी हैं, जिसमें जो है वो खुद केएमसी एक इदारा है, फिर उसके बाद केडीए, वाटर बोर्ड, यानी आप मिलाएं तो कोई 23 के करीब इदारे हैं इस वक्त जो कराची को रन कर रहे हैं। और बदकिस्मती से ये कि 23 के 23 इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन का कोई इंतजाम नहीं है। और यही वो चीज़ है जो कराची का अलमिया है। और कराची के मसाइल की सबसे बुनियादी वजह यह है कि कराची जैसे बड़े शहर को, मेट्रोपॉलिटन सिटी को, जो कि दुनिया के 10 बड़े शहरों में से एक शहर है, उसको आप यूनिटी ऑफ कमांड से महरूम रख रहे हैं। एक कोई अथॉरिटी नहीं है जो कराची के तमाम इदारों को कहीं जमा कर सकती हो और उनको किसी एक काम के ऊपर उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन करा सकती है। तो ये वो बुनियादी वजह है कि जिसकी वजह से कराची के मसाइल हल होने का नाम नहीं ले रहे। यहाँ जो प्रोजेक्ट शुरू होते हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा जो एक आपको अंदाज़ा होगा कि यूनिटी ऑफ कमांड की कितनी यहाँ पर कमी है। ये रेड लाइन बन रही है। मैं इसलिए रेड लाइन का जिक्र करूंगा कि गुलशन इकबाल टाउन के बड़े हिस्से को मुतासर कर रही है। बिल्कुल सही है। आप गुलशन में दाखिल हो तो तासुर ये बनता है कि जैसे आप किसी जंग ज़दा या आफत ज़दा इलाके में आ गए। जगह जगह मिट्टी के ढेर हैं, दरख्त और पौधे अगर लगे तो वो मिट्टी से ढक चुके हैं, उनकी जो हरियाली है वो कहीं खो चुकी है। लेकिन इस सब के अंदर जो एक बड़ी अहम चीज़ है वो ये कि देखें, बीआरटी सूबाई हुकूमत उस मंसूबे को ओन करती है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन उस बीआरटी के नीचे से मुख्तलिफ यूटिलिटी सर्विसेज गुजर रही हैं, जिसमें बहुत अहम यूटिलिटी सर्विस जो है वो पानी की और जो गटर की है, सीवरेज की, यानी पीने का पानी और सीवरेज का पानी दोनों जो फराहमी और नकासी आब है उसकी जो सर्विसेज गुजर रही हैं, इस यूनिवर्सिटी रोड पे रेड लाइन के बेल्ट के नीचे पानी और सीवरेज की लाइनें अपनी मियाद पूरी कर चुकी हैं, जिनको तब्दीली नहीं किया गया और ऊपर आरसीसी का पूरा बेड बिछा दिया गया। ये काम तो बेड बिछाने से पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन अब सवाल पैदा ये होता है, जिसके ऊपर मैं खुद खतूत लिख चुका हूँ,
कि ये तब्दीली अगर नहीं होगी तो क्या बेड को आप कंक्रीट के बेड को काट कर फिर दोबारा कभी डालेंगे अगर जरूरत होगी। और ये इस काम के दौरान अंदाजा हो चुका है कि जितनी पानी की और सीवरेज की लाइनें अपनी मियाद मुकम्मल कर चुकी हैं, 50-50 साल से ज्यादा पुरानी है, लेकिन इनकी ये कोऑर्डिनेशन कौन पैदा कराता? कोई एक अथॉरिटी होती तो शायद वो ये काम कराती कि पहले ये काम किया जाए जो जेरे जमीन है, उसके बाद ऊपर का काम किया जाए। आप देखिए कि पूरी रेड लाइन का काम शुरू हो गया। अब आपने देखा होगा इश्तेहार छपा के 10 नवंबर से लेके 31 दिसंबर तक यूनिवर्सिटी रोड बंद रहेगी, इसलिए कि K4 की ऑगमेंटेशन आ गई। K4 की ऑगमेंटेशन रातों रात तो नहीं आ गई। अगर कोऑर्डिनेशन होती तो आपको पता होता कि यार रेड लाइन के मंसूबे के दौरान ये काम भी आएगा तो उसको कोऑर्डिनेट किया जाता। तो सारे काम बदकिस्मती से कराची में बेहंगम है। अचानक किसी को ख्याल आता है, वो अपना प्रोजेक्ट शुरू कर देता है और चलते हुए प्रोजेक्ट का काम जो है, जिस तरह से आप देखें 4 साल से ज्यादा रेड लाइन को गए, आज तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये उसके अलावा मसाइल है जो मैंने आपसे शेयर किए कि जो बुनियादी तौर पे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बुनियादी तौर पे यूनिटी ऑफ कमांड के ना होने की वजह से है, सिंगल अथॉरिटी के इसको हैंडल ना करने की वजह से। अच्छा फवाद साहब, ये तो इदारे हर जगह होते हैं और कराची में भी इदारे काम कर रहे हैं। क्या मसला, इदारों की तकसीम तो हुई होगी ना, काम की उनकी तकसीम हुई होगी, डिवीजन हुई होगी ना, डिवीजन ऑफ वर्क होगा कि भाई आपका ये काम है, टीएमसी ने इतनी ये गलियां हैं और केएमसी ने ये सड़कें देखनी है, वाटर बोर्ड का इदारा जो है वो सीवरेज और पानी के काम को देखेगा। तो क्या इस तकसीम में मसला है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मेरा ख्याल है कि यही वो सवाल है लोगों को अगर समझ में आ जाए। आप देखें, हम जिस इदारे को कहते हैं कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन, यानी कराची का वो इदारा जिसका काम है फराहमी और नकासी आब, उर्दू में लिखा हुआ भी है, इदारा बराए फराहमी और नकासी आब कराची। यानी उसका काम ये है कि पानी को फराहम भी करे और उसकी निकासी का भी एहतमाम करे। लेकिन आप मुझे बताइए कि जब बारिश होती है कराची में, आपने कभी देखा कि कराची में जब बारिश के अंदर सड़कों पे पानी खड़ा होता है, नाले ओवरफ्लो कर रहे होते हैं, कहीं आपको वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की कोई गाड़ी नजर आई? आज तक नजर नहीं आई होगी, मैंने नहीं देखा अपनी जिंदगी में। बारिश इस साल कभी शारे फैसल पर बारिश में नजर आई, जैसे शारे फैसल वीआईपी सड़क है। बिल्कुल ठीक है। आप जो बात कर रहे हैं आम हालात में गटर उबलते हैं तो उसके लिए आते हैं, मैं तो बात कर रहा हूँ बारिश जैसे मसले पे, पानी की निकासी। तो बारिश में सबसे अहम मसला होता है ना, घरों में घुसता है, सड़कों पे खड़ा होता है, गाड़ियां तबाह होती हैं, गाड़ियां रुकती हैं, बंद होती हैं, ट्रैफिक जैम के मसाइल होते हैं। हम देखते हैं कि पंजाब में, KPK में जब बारिश या ऐसी कोई चीज आ जाए तो पता चलता है कि वासा का अमला पहुंच गया, वासा की मशीनरी पहुंच गई। अगर काम ना हो तो कहते हैं कि वासा के इंजीनियर को मुअत्तल कर दिया, चीफ इंजीनियर को मुअत्तल कर दिया। कराची में आज तक क्यों नहीं होता कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का अमला पहुंचा, मशीनरी पहुंची, नहीं पहुंची, उसके खिलाफ कोई एक्शन हुआ? सारा मलबा किस पर आ रहा होता है? मेयर के ऊपर, नाजिम के ऊपर, टाउन चेयरमैन के ऊपर, या सूबाई हुकूमत को लोग बोल रहे होते हैं। उसकी वजह यही है कि बुनियादी तौर पे चीज़ों की तकसीम इतनी ज़्यादा गुंजलिक कर दी गई है कि कोई अथॉरिटी लेने वाले ही नहीं है। यानी मैं एक आपसे जिक्र करूं कि बदकिस्मत एक वाकया नीपा पर अभी हुआ, एक छोटा बच्चा जो है वो अपनी जान से चला गया। उसके बारे में ये बात हुई कि जहाँ से उसकी लाश मिली या जिस गटर में वो गिरा वो तो नाला था, सही है, बरसाती नाला था, KMC का नाला था। चले हम मानते हैं कि वो बरसाती नाला था, बरसात तो नहीं हो रही थी इन दिनों, उसमें पानी कहाँ से आ रहा था? और पूरा नाला भरा हुआ चल रहा था, आज भी भरा हुआ चल रहा है। आप जाके देखें पानी कहाँ से आ रहा है, सीवरेज का पानी है। बरसाती नाले में पानी किसका चल रहा है? सीवरेज का। बरसाती नाला KMC का है, सीवरेज का पानी किसका है? वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन का है। वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन उसकी ओनरशिप इसलिए नहीं ले रहा कि नाला तो हमारा नहीं है, KMC कह रहा है कि पानी हमारा नहीं है। अब मसला ये है कि बच्चा तो अपनी जान से चला गया, लेकिन असल मसला ये है कि उसके नतीजे में इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही के साथ कराची के लोग भी अजियत का शिकार हैं। बारिशों में वाटर बोर्ड का अमला क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता, वो कहते हैं नाले हमारे नहीं है, लेकिन सीवरेज उनका पूरा चल रहा है। तो ये वो चीज़ है कि जिसको कराची के लोगों के साथ इस मजाक को अब ख़त्म करना होगा, और कराची को, इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोई एक अथॉरिटी उसको संभाले, और ख़ास तौर से जो कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन है उसके बारे में तो ये फैसला होना चाहिए कि या तो जितना पानी की निकासी और फरहामी का काम है वो सारा का सारा कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन देखेगा, या जिस तरह से मेयर अब्दुल सत्तार अफगानी साहब और फिर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के 1992 तक के दौर में वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन कराची की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एक शोबा होता था, एक महकमा होता था, या इसको दोबारा वही
शक्ल दे दी जाए। शक्ल दे दीजिए। इसके अलावा कोई इम्कान नहीं है कि कराची के लोग इस अजियत से निकल सके, इसलिए कि फरहमी और नकासी आपका मसला सिर्फ ये नहीं है कि उनका पानी सड़क पर निकल आता है या बारिशों में लोग मुश्किल होते हैं, वो जो गटर का पानी सड़क पे निकलता है उसके नतीजे में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, हमारी सड़कें तबाह हो रही हैं। और ये एक ऐसा सिस्टम है कि जिसके अंदर वाटर बोर्ड को हम नहीं पूछ सकते, उस प्रॉब्लम को हम उनको एड्रेस नहीं कर सकते, इसलिए कि वो कहते हैं हम एक अलग महकमा है। तो ये वो बुनियादी तौर पे चीज़ है कि जिसके अंदर चीज़ें बाज़ाहिर कहने को आइडेंटिफाइड है, लेकिन इस तरह एक दूसरे के अंदर जम हो गई है कि कोई एक अथॉरिटी है ही नहीं जो ये कह सके कि पिन पॉइंटली कि हाँ ये मेरा काम। फवाद साहब देखें करेगा कौन? अथॉरिटी तो खैर बहरहाल मौजूद है ना, केएमसी ऊपर मौजूद है, टीएमसी भी उसको जवाब दें, यूसीज भी उसको जवाब दें, वाटर कॉर्पोरेशन भी उनको जवाब दें। अब उनसे बात करें तो वो ये कहते हैं कि जी ये इजलास में हड़ाउड़ी करते हैं, हमारी बात सुनते नहीं हैं, और हमने इनको ओजीटी के फंड दिए हुए हैं, इनका टाउन था, इनकी यूसी थी। अभी जैसे पिछले वाक़े की बात कर लें कि हमने तो फंड दिए हुए हैं, तो वो एक छोटा सा गटर का ढक्कन क्यों नहीं लगता, हम इतने लाखों करोड़ों इनको ओजीटी सालाना इनको इनकी मद में देते हैं। अच्छा, जब आपकी तरफ से बात की जाए, टाउन से बात की जाए, यूसी से बात की जाए, तो वो ये कहते हैं कि जी ये काम ही नहीं करना चाहते हैं, ये केएमसी के अंडर सड़क आती है, करप्शन का बाजार गर्म है। तो ये जब नूरा कश्ती चलती रहेगी और आप जब इजलास में जाके मेयर की गुफ्तगू नहीं सुनेंगे, इजलास नहीं होने देंगे, अपोजिशन वहां पे हंगामा रहेगी, तो फिर तो मामला नहीं होगा, फिर तो यही होगा कि बच्चे मरते रहेंगे और हम एक दूसरे पे इल्जाम डरते रहेंगे। अच्छा देखिए, इसमें मैं समझता हूँ कि जो जितनी बड़ी पोजीशन पे होता है ना, जिम्मेदारी भी उसकी ज़्यादा बनती है। और इस मौके पे भी मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में भी ये मेयर साहब की जिम्मेदारी है कि मामलात को हल करने के लिए रास्ता बनाए और रास्ता निकाले। मैं बतौर टाउन चेयरमैन आपके ज़रिए भी मेयर साहब को पैगाम देना चाहता हूँ कि जो कुछ हुआ कि आप आगे बढ़ें, तमाम टाउन चेयरमैन को बुलाएं। 2 साल हो गए मेयर साहब को, इससे पहले 1.5 साल वो एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। चले जो भी वक्त गुजर गया, आज भी वो तमाम टाउन चेयरमैन को एक जगह बिठाएं, बताएं कि कराची के अंदर उनको क्या क्या मसाइल पेश आ रहे हैं और टाउन और केएमसी मिलकर किस तरह इन मसाइल के लिए रास्ता बना सकते हैं। मेरा ख्याल है वो हमें पीछे नहीं पाएंगे। लेकिन मसला सारा ये है कि जो अथॉरिटी है उसने आगे बढ़कर रास्ता निकालना होता है। जहाँ तक केएमसी का मामला है, केएमसी के इजलासों में जो कुछ हुआ वो भी 2 तरफा मामला है कि अगर आप इस पे इख्तलाफ की बात करें, जमात इस्लामी का मौक़िफ़ लें तो उनका ये है कि मेयर साहब हमारी बातों को एड्रेस ही नहीं करते, चीज़ें तय होती हैं पीछे काउंसिल के इजलास में, उस तरह से उस पर अमल नहीं होता तो हम एहतजाज करते हैं। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि इन सब मामलात के अंदर भी बुनियादी तौर पर मेयर साहब को बड़े होने के नाते, कराची का मेयर होने के नाते, देखिए उनका ताल्लुक ठीक है पीपल्स पार्टी से, लेकिन जब वो एक दफ़ा मेयर बन गए तो अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो पीपल्स पार्टी की ऐनक उतार के कराची की ऐनक लगाएं और कराची को एक मेयर कराची की ऐनक से देखें, ना कि पीपल्स पार्टी की ऐनक से देखें। हालांकि वो ऐनक नहीं लगाते, लेकिन मैं मुहावरतन ये बात कह रहा हूँ कि उन्हें कराची को एक निगाह से देखना चाहिए। और जहाँ तक आपने बात की वसाइल की, देखिए ये खुद बहुत अहम मसला है कि चंद एदाद शुमार दे देना मसले का हल नहीं है। असल मसला ये है कि 18वीं तरमीम जिसका पीपल्स पार्टी क्रेडिट लेती है, वो 18वीं तरमीम सूबाई हुकूमतों को बॉन्ड करती हैं कि वो एनएफसी के तहत मिलने वाले पैसे को लोकल काउंसिल सतह तक उतारें। ठीक है। आज पीपल्स पार्टी कहती है कि हम एनएफसी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। 18वीं तरमीम किसी का बाप खत्म नहीं कर सकता, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 18वीं तरमीम की जो रूह है उस पर अमल कौन करेगा? 18वीं तरमीम के तहत आप एनएफसी की बात तो करते हैं और ये बात तो कहते हैं कि एनएफसी हर दफा बढ़कर मिलना चाहिए, लेकिन आपने 2007 के बाद क्या सूबा सिंध में कोई पीएफसी अनाउंस किया? क्या पीएफसी के लिए इस वक्त तक कमीशन भी अनाउंस किया? नहीं किया। आज भी आप देखें कराची में बल्दियात को जो फंड मिल रहा है, जो ओजेटी का जिक्र होता है, ये 2007 की तकसीम की बुनियाद पे मिल रहा है। इस दौरान जो महंगाई बढ़ गई, जो आबादी में इजाफा हो गया, जो मसाइल आ गए, ये सारी चीजें वो हैं कि जिसका कहीं अहाता ही नहीं किया गया। अगर पीएफसी होगा तो उसके नतीजे में जो वसाइल हैं उसकी मुनसिफाना तकसीम होगी। कराची के साथ तो देखें, अगर मैं बात करूं वसाइल की तकसीम के अंदर 3,363 अरब रुपए का डाका मारा गया कराची के वसाइल के ऊपर, और ये बात ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि जो कराची को गुज़िश्ता 11 साल में 3,363 अरब रुपए कम मिले उसके हिस्से से। आप सोचिए कि अगर ये 3,363 अरब रुपए कराची को मिल जाते तो आज कराची की सूरत हाल क्या होती। तो असल में ये तरह की बातें करके लोगों को कंफ्यूज करने का कोई फायदा नहीं है। जरूरत इस बात की है कि मेयर साहब
कराची का मुकदमा लड़ें, हमारे साथ मिलकर लड़ें और कराची को कराची बनाने का, जो कराची का हक है कि उसको दोबारा से वही कराची बनाया जाए जो हमेशा से गरीब परवर कराची रहा है, जिसने कराची में आने वाले से उसकी जात, उसका जबान, उसका फिरका, उसका सूबा नहीं पूछा। कराची ने हर एक को वेलकम किया। यहाँ जो आया, कराची की तारीख है कि कराची में रात को कोई भूखा नहीं सोता, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी नहीं सोता। लेकिन वो कराची जो लोगों का अपने बाहें खोल के रखता है, जो कराची में आने वाले हर एक को इस्तकबाल करता है, उस कराची का क्या ये उसका मुकद्दर है कि उसको टूटी हुई रोडें मिले, उसको आज 2025 में गटर में ढक्कन ना होने की वजह से उसमें अमवात हो रही हो, जहां लोग चांद पे जा रहे हैं, हमारे शहर के अंदर लोग गटर में गिरकर जान से जा रहे हैं। दूसरी चीज सबसे अहम ये कि क्या कराची के अवाम का मुकद्दर ये है कि वो वाटर टैंकर के जरिए पानी ले। वाटर टैंकर को पानी कहां से मिलता है, नल में क्यों नहीं पानी आ पाता, ये सारे वो सवाल आते हैं। कराची के शहरी पूछने का हक रखते हैं। क्या कराची के शहरियों के लिए सेहत की सहूलियात उनका हक नहीं है? क्या कराची के शहरियों के लिए तालीम की जरूरियात उनका हक नहीं है? क्या सड़कों पर गटर का बहता हुआ पानी उनका मुकद्दर है? ये सारी वो चीजें हैं कि जिसका जवाब बहरहाल 17 साल से, बल्कि अब तो 18 साल हो जाएंगे लगातार सूबा सिंध पर हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी को भी देना है। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो अहम चीज है वो ये कि इन सारे ब्लेम गेम से निकलकर मेयर साहब आगे बढ़े, कराची की खातिर कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाएं, अपने मसाइल बताएं, हमें बताएं कि हम उनके साथ मिलकर क्या कर सकते हैं ताकि कराची के आवाम को इस अजियत से निकाला जा सके जिससे वो सालों से इस अजियत को बर्दाश्त कर रहे हैं। अच्छा फवाद साहब, बस मेरे सवाल में एक OZT की बात भी निकली थी, तो ये बहस भी ना इस पॉडकास्ट में ख़त्म कर दें कि ये कितना फंड होता है, इसमें कितने आपके अखराजात निकलते हैं और कितना फंड आपको तरक्याती कामों के लिए इसमें बचता है। देखिए, मैं अगर आपको गुलशन इकबाल टाउन का हाल बताऊं ना, जैसे कि मैं तो अपने टाउन की बात बिल्कुल आपके सामने रख सकता हूँ। गुलशन इकबाल टाउन ने इब्तदाई 2 साल यानी 2023 और 24 और 24 और 25 2 मालियाती साल हमने 7 करोड़ रुपए से ज्यादा खसारा बर्दाश्त किया है OZT में। यानी ये 7 करोड़ से ज्यादा की रकम जो हम अपने टाउन के अंदर तरक्याती कामों पर खर्च कर सकते थे, हमने एम्प्लॉयज की तनख्वाहों और इंतजामी उमूर में खर्च किए, इसलिए कि हमें OZT कम मिलता था। 2025 के अंदर हमारा OZT में जो इजाफा हुआ, उस OZT के इजाफे से ये तो फर्क हमें पड़ा कि कम से कम वो जो हम अपने ओन रिसोर्सेज से पैसे लगा रहे थे वो खत्म हुए, लेकिन 1 रुपया भी उसमें हमारे पास तरक्याती कामों के लिए नहीं बचता। जबकि OZT की जो तारीफ की गई है उसके नीचे जो उसकी डेफिनेशन है कि किन किन कामों पे OZT का पैसा खर्च होगा, उसमें एक डेवलपमेंट फंड भी है। तो आप मुझे बताइए कि OZT का पैसा, मैं गुलशन टाउन की बात करूं तो हमारे पास तो 1 रुपया भी 3 साल में OZT की मद में तरक्याती कामों के लिए मिलना तो दूर की बात है, हमने तो अपने पैसे जेब से पैसे लगाए जो तरक्याती कामों पे लगाने चाहिए। और ये सब इसका शाखसाना है कि जो PFC अवार्ड ही नहीं हुआ 2007 के बाद से, PFC अवार्ड ना होना, ये खुद इस चीज का शाखसाना है कि आप चीजों को संजीदा ले ही नहीं रहे। आप चाहते ही नहीं है कि नीचे मसाइल मुंतकिल हो, नीचे मसाइल हल हो। इसलिए मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ, और ये बात आपने बड़ी अच्छी बात की कि देखें, ये मुख्तलिफ एदाद शुमार के गोरख धंधे में उलझा के लोगों को कंफ्यूज करने का कोई फायदा नहीं। इस कंफ्यूजन की स्टेट तो खत्म हो जाएगी। आज आपको मैंने बताया गुलशन इकबाल टाउन में, और ये तो ऑडिटेड रिपोर्ट्स है हमारी, कोई चीज छुपी भी नहीं है। हमारा तो बजट मौजूद है, हमारे तमाम एदाद शुमार खुद सिंध गवर्नमेंट के पास मौजूद है कि आप कहते हैं OZT में रकम मिली, हम तो कहते हैं OZT में हमें खसारा रहा। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि देखिए, दिल को बड़ा करें, और जो खुद आईन इनको पाबंद करता है कि वसाइल को नीचे मुंतकिल किया जाए, उसको मुंतकिल करें ताकि कराची के अवाम को ग्रास रूट लेवल पर, गरीब महल्ले की लेवल पर रिलीफ दिया जा सके। ठीक है फवाद साहब, तो ये जो काम, तरक्याती काम जो भी आपके, वैसे तो बड़ी तनकीद में देखता हूँ आप ओपोजिशन की तरफ से, आपकी जो ओपोजिशन है उनकी तरफ से होती है कि जी गुलशन टाउन के अंदर उस तरीके से काम नजर नहीं आ रहा, और ये सेंटर है शहर का और बहुत इलीट तबका यहाँ रहता है। लेकिन फिर भी जो कुछ आपने तरक्याती काम कराए हैं, तो आपके मुताबिक तो आपको OZT में खसारा होता है, सिंध गवर्नमेंट आपको पैसे दे नहीं रही, तो ये फिर कहाँ से तरक्याती काम हो रहे हैं? और जो काम आपने कराए हैं तो वो थोड़ा सा आप उसकी भी तफसील रखिए कि कौन कौन से काम आपने अभी तक। अच्छा देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर मैं बात का आगाज़ यहाँ से करूँ, गुलशन इकबाल टाउन पे जो भी तनकीद करता है मैं उसको दावत दूंगा कि आए मेरे साथ गुलशन इकबाल टाउन में,
कि आज से 3 साल पहले का गुलशन इकबाल टाउन और आज का गुलशन इकबाल टाउन, उसके अंदर वाज़ेह तब्दीली हर फर्द को नजर आएगी। और उसकी वजह यही है कि हमने सिर्फ वसाइल ना होने का और इख्तियारात ना होने का रोना नहीं रोया। हाँ, हमने बात ज़रूर की है और करते रहेंगे कि हमारे वसाइल और इख्तियारात दोनों पर डाका डाला गया है, लेकिन जो भी वसाइल हमारे पास मौजूद थे हमने उसको आवाम तक वापस मुंतकिल करने को अपनी जिम्मेदारी समझी और अपना फ़र्ज समझा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसके नतीजे में हमने गुलशन इकबाल टाउन में 19 के करीब पार्क्स बहाल कर दिए। 38 पार्क हमें मिले थे, 19 के करीब पार्क्स हमने ना सिर्फ बहाल कर दिए बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह वो मेंटेन भी है। बाकी पार्क्स भी हमारे मेंटेन है। गुलशन में आप इस वक्त चले जाएं, गुलशन इकबाल का शायद ही कोई का पार्क ऐसा होगा जो उजड़ा हुआ होगा। हम कचरा कुंडियों को पार्क में तब्दील कर रहे हैं गुलशन इकबाल टाउन। हमने 15,000 से ज्यादा लाइटें रोशन की हैं इस पूरे अरसे में गुलशन इकबाल में। हमने 40 से ज्यादा सड़कों की अस्तरकारी की है। मैं आपके सामने एक बात बताना चाहूँगा, हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को लेटर लिखा कि K4 ऑगमेंटेशन की वजह से यूनिवर्सिटी रोड बंद हो गई है, उस पर दबाव पड़ेगा ट्रैफिक का, ऑल्टरनेट रोड्स जो हैं उसको बनाने के लिए इकदाम किए जाएँ। हमें पैसे दिए जाएँ या आप खुद बनाएं। हमने उसके लिए उनके सामने अपना बजट भी रखा, कोई जवाब हमें वहाँ से नहीं आया। हमने अपने महदूद वसाइल के अंदर, आज आप जाके देखें उर्दू यूनिवर्सिटी के पीछे शाहीन स्टोर से अलकुद्स तक की पूरी सड़क को हमने ना सिर्फ वहाँ बरसाती नाले को बहाल किया, वहाँ पे पैचवर्क किया, वहाँ पे जहाँ ज़्यादा मसला था वहाँ पे हमने पेवर्स लगा दिए। अल मुस्तफ़ा अस्पताल से लेके तारिक उमराव रोड तक और तारिक उमराव रोड से लेके यासीनाबाद सिग्नल तक तमाम पूरी सड़क के पैचवर्क करके हमने सड़क पे से गड्ढे खत्म कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज लोगों को रिलीफ मिल रहा है। आप इस वक्त अगर आप चले जाएं नौमान सेंटर से लेके और चिल्ड्रन अस्पताल तक की सड़क, जो कि तमाम लोग अजियत का शिकार थे और सालों से वो सड़क था बहाल, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस सड़क को बहाल कर दिया है। हमने मोची मोड़ से लेके अलक्सा तक की मस्जिद की सड़क को बहाल किया, बाद में वाटर बोर्ड ने उसको इब्तिदा तबाह किया, इंशाल्लाह उसको भी हम बहाल कर देंगे। हमने रब मेडिकल सेंटर की सड़क, कॉन्टिनेंटल की सड़क, हमने अभी डिस्कवरी से लेके और अबुल हसन असफानी तक की सड़क को बहाल कर दिया। ब्लॉक 7 गुलशन इकबाल, यानी आप इस वक्त गुलशन इकबाल के किसी भी यूसी के अंदर चले जाएं, इन महदूद वसाइल के अंदर हम ना सिर्फ ये कि सड़कों की अस्तरकारी का काम कर रहे हैं, बल्कि मैं आपके तवज्जुह से आपके सुनने वालों तक ये पैगाम भी देना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला हमें अपने रब पर ये भरोसा है कि उसकी तौफीक और मदद के नतीजे में जिस वक्त हमारा टेन्योर ख़त्म होगा हम इंशाअल्लाह गुलशन इकबाल टाउन को गड़ा फ्री टाउन ज़रूर बना देंगे। मैं ये नहीं कहता कि हम कोई यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बहा देंगे, इसलिए कि हमें पता है कि हमारा वास्ता जिस हुकूमत से पड़ा है, जो सूबाई हुकूमत जिस तरह का हमारे साथ मौनदाना रवैया रखे हुए, अल्लाह करे कि वो अपने रवैये में तब्दीली लाएं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, कि आपकी अगर नियत हो तो अल्लाह ताला रास्ते आसान करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने देखा है कि आज पूरे गुलशन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तामीर और तरक्की होते हुए लोगों को आंखों से नजर आ रही है। लोगों के मुतालबात बढ़ रहे हैं, लोग हमसे अब मजीद मुतालबा करते हैं, हमारी गली भी बना दें, हमारी गली बना दें। हमने सबसे कहा है इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इंशाअल्लाह ताला हमारा तरक्की का सफर जारी है। लेकिन मैं ये भी जरूर कहूँगा कि जिस हाल में हमें गुलशन मिला था उसमें और आज के अंदर बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन इसके अंदर मैं फिर कहूँगा, आपके सुनने वालों का भी बताना जरूर समझूंगा कि जो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है वो वाटर एंड सीवरेज का डिपार्टमेंट है, इसलिए कि वो हमारे मातहत नहीं है, उसके वसाइल हमारे पास नहीं है, उसकी मशीनरी, उसका अमला हमारे पास नहीं है, और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही का सबसे बड़ा सबब ये कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन है, कि जिसकी वजह से जो सड़कें भी हम बनाते हैं बाज़-औक़ात वो तबाही सी रहती हैं, वहाँ पे गटर का पानी, कभी बड़ा पानी निकल आता है, पीने का पानी निकल आता है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये सब तमाम दरपेश चैलेंजेस के बावजूद हमने अपने रब पर तवक्कल करते हुए और अपनी टीम के ऊपर भरोसा करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह जिस तामीर और तरक्की के सफ़र का आगाज़ किया है उसमें ना सिर्फ ये कि हर दिन तेज़ी आ रही है, बल्कि इंशाअल्लाह ताला लोग बदलता हुआ गुलशन टाउन देख रहे हैं, जिसमें गुलशन के अंदर मॉडल महल्ले बन रहे हैं, मॉडल सड़क का क़याम अमल में लाया गया है। इसी तरीके से गुलशन में एक यूनिक आइडिया हम लेकर आए हैं जो यूथ सेंटर का आइडिया है। पूरे कराची में किसी जगह पे आपको ये नहीं मिलेगा जहाँ पे हमने आज के नौजवान को मद्देनजर रखते हुए उसके लिए कोवर्क स्पेस का, उसके लिए इंडोर गेम्स का, उसके लिए कन्वेंशनल लाइब्रेरी जो कि मतरूक होती जा रही थी उसको बहाल किया, और साथ ही साथ ओपन जिम का एहतमाम उसके अंदर किया है कि नौजवानों को, बच्चे और बच्चियों दोनों को एक ही जगह पर ये तमाम सहूलियात मैसर हों।
और अल्हम्दुलिल्लाह हम गुलशन के लोगों को रिलीफ देने के लिए जो हमसे बन पड़ रहा है हम कोशिशें कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया फवाद साहब। आखिर में बस कराची का शहरी जो है बहुत मायूस है, और पिछले दिनों हमने देखा कि बड़ा प्रोपेगेंडा आपके हवाले से भी हुआ जब ये नीपा वाला वाक़या हुआ, गटर के ढक्कनों पे आपकी तस्वीरें लगाई गई। तो अपने कराची के शहरियों को या आपके जो मुखालिफिन हैं उनको जो भी पैगाम देना चाहते हो तो आप इस प्लेटफॉर्म से दे सकते हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि जिन लोगों ने भी वो कार्रवाई की उन्होंने अपने ज़र्फ़ का मुज़ाहरा किया और अपनी तरबियत का इजहार किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ना ये तरबियत है और ना हमारा ऐसा ज़र्फ़ है। मुझे तो हंसी आ रही थी कि मेरा जैसा आदमी जो कि हर जगह मैसर आता है उसके लिए आप अगर तलाश गुमशुदा लिख दें तो इससे बड़ा मजाक तो खुद करने वालों के लिए कोई नहीं हो सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें लोगों के सामने, हमारी कारकर्दगी लोगों के सामने, इसीलिए आप देखें जिन्होंने किया वो खुद शर्मिंदा है इस वक्त। और इसीलिए वाकई है कि ये तो जब आप काम करते हैं, अगर आप काम करेंगे तो तनकीद होगी, आप काम नहीं करेंगे तो कोई तनकीद नहीं होगी। तो इसलिए हम तो यही समझते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तनकीद भी अदब और इखलाक के दायरे में हो तो अच्छी लगती है, और उससे बाहर हो तो वो उस तनकीद करने वाले की अपनी तरबियत और अपने बैकग्राउंड का पता देती है, दूसरे का कोई नुकसान नहीं करती। बहुत शुक्रिया फवाद साहब। आज हमने इस पॉडकास्ट में कोशिश की, इससे पहले फवाद साहब और दूसरी टॉक शोज़ के अंदर गए, लेकिन हमने यहाँ पे कराची के स्पेसिफिक मसाइल को डिस्कस किया और उनके हल की बात की। हमने OZT की बात की, हमने मेयर कराची KMC के हवाले से बात की, हमने कराची की ओनरशिप जो मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेशंस काम कर रही हैं उसका क्या हाल है इसके हवाले से बात की। उम्मीद है आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और हमारी आज की ये पॉडकास्ट समझ में आई होगी। इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।